अब हम कुछ सर्किट के एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का भी कंसेप्ट लिया जाएगा। तो पहले एग्जांपल लेते हैं। Find charge on each capacitor and charge drawn through ideal cell। तो यहाँ पे एक आइडियल बैटरी है जिसका EMF V है, एक कैपेसिटेंस है 4C का, एक कैपेसिटेंस ये C का है, ये वाला कैपेसिटेंस 3C का है। तो ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, ये पैरेलल वाला मिला के सीरीज में लगा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ये बैटरी क्या करेगी। ये कैपेसिटेंस 4C का है, इसकी कैपेसिटेंस C, इसकी 3C। तो इस बैटरी ने क्या करना है, यहाँ से चार्ज Q ऐसे फ्लो कराएगा, यहाँ से चार्ज Q जाएगा, तो यहाँ से चार्ज Q जाएगा, यहाँ से चार्ज Q जाएगा, तो इस पे प्लस Q आएगा, इस पे माइनस Q आएगा, यहाँ पे चार्ज Q1 आएगा, यहाँ पे Q2 आएगा, तो यहाँ से Q1 जाएगा, यहाँ से Q2 जाएगा, और यहाँ से Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q दो भाग में बटेगा, Q1 और Q2। तो हमें यहाँ पे हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है और बैटरी के थ्रू चार्ज निकालना है। तो बैटरी के थ्रू चार्ज है Q, बैटरी के थ्रू चार्ज है Q। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे देखते हैं ये चार्ज Q है, तो जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, ये चार्ज Q दो भाग में बढ़ जाएगा, Q1 और Q2। Q1 और Q2 इस तरह से बढ़ेगा ताकि Q1 बाई C1 कितने के बराबर आएगा, Q2 बाई C2, क्योंकि ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा Q1 बाई C1, तो C1 C के बराबर है, Q2 बाई C2, C2 कितने के बराबर है, 3C के बराबर है। तो जब A बाई B इज इक्वल टू C बाई D हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई C प्लस 3C। तो Q1 प्लस Q2 आएगा, Q ये आ जाएगा 4C। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे Q1 की वैल्यू आएगी, तो Q यहाँ पे किस रेशियो में बढ़ेगा, Q1:Q2 1:3 रेशियो में बढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा था, Q1:Q2 किस रेशियो में बढ़ेंगे, C1:C2। Q1 बाई C1, Q2 बाई C2 के बराबर है, तो Q1:Q2। तो यहाँ पे Q कितने भाग में बढ़ेगा, 1:3। तो 1:3 तो Q के 4 भाग कर लेते हैं, एक भाग यहाँ पे आएगा और 3 भाग यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ से देखते हैं 4 का 1 भाग का, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे Q/4, 4 का 1 भाग। Q2 कितना आएगा, Q2 कितना आएगा 3/4Q। तो यहाँ पे जो Q जा रहा है इसके हम 4 भाग करते हैं, तो 1 भाग यहाँ पे आएगा, 3 भाग यहाँ पे आएंगे, 4 का 1 भाग 1/4, 4 का 3 भाग 3/4। तो यहाँ पे देखते हैं Q1 आएगा Q/4, Q2 आएगा 3Q/4। अभी मैं ये चार्ज की वैल्यू निकालनी है, बैटरी का EMF V दिया हुआ है, तो इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाते हैं, यहाँ का पोटेंशियल लेते हैं 0 और यहाँ का पोटेंशियल लेते हैं V। तो ये पोटेंशियल माइनस ये, क्योंकि बैटरी आइडल है, कितना आएगा V, तो V को हम लिखते हैं, ये पोटेंशियल माइनस ये आएगा, ये पोटेंशियल माइनस ये आ जाएगा Q/4C प्लस ये पोटेंशियल माइनस ये माइनस ये, दोनों पोटेंशियल सेम है, तो कितना लिख देते हैं Q1/C। तो कितना लिख देते हैं Q1/C प्लस Q1/C। तो इसको कैसे लिखेंगे, Q/4C प्लस Q1। Q1 कितना है, Q/4, Q/4C, Q/4C। तो यहाँ पे देखते हैं ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
क्यू बाई फोर सी प्लस क्यू बाई फोर सी, टू क्यू बाई फोर सी यानी कि आ जाएगा क्यू बाई टू सी, यानी कि क्यू बाई टू सी, यानी कि चार्ज कितना फ्लो करेगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो बैटरी के थ्रू चार्ज निकलेगा क्यू इज इक्वल टू सी वी, बैटरी के थ्रू चार्ज निकलेगा क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो हम देखते हैं बैटरी के थ्रू कितना चार्ज आएगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी। इस कैपेसिटेंस पे कितना चार्ज होगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी। इस कैपेसिटेंस पे कितना चार्ज होगा, Q1 आएगा Q का चौथा भाग, यानी कि 2CV/4। Q2 कितना आएगा, Q का तीसरा भाग यानी कि ये आएगा 3/4 इंटू 2CV। तो ऐड करके देखते हैं Q1 प्लस Q2 2CV के बराबर आ रहा है। तो इस पे चार्ज होगा प्लस, इस पे चार्ज होगा प्लस Q1, इस पे चार्ज होगा माइनस Q1, इस पे होगा Q2 और इस पे होगा माइनस Q2। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से करेंगे और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को यूज कैसे करना है, उसको देखेंगे। तो ये बैटरी क्या करेगी, यहाँ पे एक बार फिर से करते हैं, यहाँ से Q चार्ज फ्लो करेगा, तो यहाँ से Q आएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस Q, यहाँ से Q निकलेगा, तो क्योंकि इनिशियल चार्ज जीरो था, यहाँ पे आएगा माइनस Q, ये आएगा Q1, ये आएगा Q2, तो यहाँ पे आएगा Q1, यहाँ से निकलेगा Q1, यहाँ से निकलेगा Q2, तो इस पे आएगा माइनस Q1, इस पे आएगा प्लस Q2, तो इस पे आएगा माइनस Q2, यहाँ पे Q1 प्लस Q2। तो हमें इस क्वेश्चन में हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना था और बैटरी के थ्रू चार्ज निकालना था। तो इस पे तो चार्ज 2CV आ गया, इस पे माइनस 2CV आ गया, इस पे 1/4 ऑफ 2CV, इस पे आएगा 3/4 ऑफ 2CV। तो इस सर्किट को थोड़ा दूसरे तरीके से एनालाइज करते हैं। ये एक कैपेसिटेंस, एक ये सिंगल लूप सर्किट नहीं है, इस क्वेश्चन में अगर सिर्फ बैटरी से चार्ज निकालना होता तो एक चीज देखते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कंसेप्ट हम यूज कैसे करेंगे। अगर इसको हटा के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगाते तो बैटरी के थ्रू चार्ज सेम जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी सर्किट में अगर ये कैपेसिटेंस साइड है और ये बैटरी साइड है, किसी भी सर्किट में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैपेसिटेंस साइड है और ये बैटरी साइड है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का यूज कैसे करना है, पूरे सर्किट को अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिप्लेस कर दोगे तो बैटरी के थ्रू चार्ज फ्लो सेम करेगा। तो ये क्योंकि सिंगल लूप सर्किट नहीं है, मल्टीपल लूप सर्किट है, तो अगर इस पूरे को एक कैपेसिटेंस से रिप्लेस करेंगे तो सिंपलेस्ट सिंगल लूप सर्किट बनेगा। तो इसको एक बार दूसरे तरीके से करते हैं कि बैटरी के थ्रू चार्ज कितना फ्लो करने वाला है। फिर से पिछले वाला एग्जांपल रिपीट करते हैं और उसमें देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के कंसेप्ट को मल्टी लूप सर्किट सिंगल लूप सर्किट में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे अप्लाई किया जाता है। तो फिर से कोई एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द चार्ज फ्लोन through the cell। ये कैपेसिटेंस 4C का था, बैटरी लगाने से पहले इनिशियली अनचार्ज था। ये कैपेसिटेंस C था और ये कैपेसिटेंस था 3C। तो हम एक काम करेंगे, if the capacitance network is replaced by equivalent capacitance nothing changes on other side
ऑफ सर्किट। तो इसका मतलब देखते हैं, हमने जो लिखा है ये कैपेसिटेंस नेटवर्क है, यहाँ पे कैपेसिटेंस 4C, यहाँ पे C, यहाँ पे 3C। तो अगर इस साइड को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस किया जाए तो इस साइड में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो साइड अनचेंज्ड होगी उसे हम बना देते हैं, जो साइड अनचेंज्ड रहेगी उसे हम बनाते हैं VC। अब इस पूरे को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस करना है। यहाँ पे C और 3C पैरेलल में है, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2। तो इसका मतलब इन दोनों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस किया जाए तो बाकी सर्किट में कोई फर्क नहीं आएगा। कहने का मतलब है अगर यहाँ पे ये 4C रहता, अगर ये 4C रहता, अगर इस पूरे को मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस करूँगा, रिमेनिंग सर्किट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा यहीं पे आएगा। इसका मतलब इसको C और 3C मिला के अगर 4C में डाल देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, इक्विवेलेंट से रिप्लेस करता हूँ, तो बाकी सर्किट में कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा, तो बाकी सर्किट में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, ये 4C दोनों पैरेलल में है, दोनों सीरीज में है। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 1/4C प्लस 1/4C, यानी कि 1/2C। तो पूरा C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2C। तो कहने का मतलब अगर इस बैटरी को ऐसे रखते हुए इस पूरे सर्किट को इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दो तो बाकी सर्किट में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। तो इक्विवेलेंट कितना होगा 2C, ये बैटरी का IF कितना भी। तो कहने का मतलब है इस पूरे नेटवर्क को अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर दो बाकी रिमेनिंग सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से जितना चार्ज फ्लो हुआ था यहाँ से भी उतना चार्ज फ्लो होगा। ये Q है तो ये पोटेंशियल माइनस ये हम देख सकते हैं, ये पोटेंशियल माइनस ये कितना आएगा, ये पोटेंशियल माइनस ये कितना आएगा। यहाँ से अगर चार्ज फ्लो किया इस पर चार्ज प्लस Q, इस पर माइनस Q, ये पोटेंशियल माइनस ये Q/2C, फिर कितना आएगा Q/2C, यानी कि Q कितना आ जाएगा 2C। तो अब हमने ये चार्ज ऐसे निकाल लिया है तो इस पूरे क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से कितना चार्ज गया Q = 2CV। तो यहाँ पे चार्ज आया Q, यहाँ से निकला Q, तो इस पे चार्ज आएगा प्लस Q, इस पे आएगा माइनस Q। अब ये चार्ज किन भाग में बटेगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। तो ये कैपेसिटेंस C1, ये कैपेसिटेंस C2, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, तो Q1/C1 Q2/C2 के बराबर आएगा। तो चार्जेस किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस। ये कैपेसिटेंस की रेशियो 1:3 है। अगर 1:3 है तो यहाँ पे एक भाग आएगा, यहाँ पे 3 भाग आएगा। तो 1:3 है तो हमें क्या करते हैं, एक भाग और 3 भाग के लिए हम 4 भाग बनाते हैं। तो Q के 4 भाग लेते हैं Q/4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा Q/4, यहाँ पे आएंगे 3 भाग 3Q/4। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के कंसेप्ट से भी हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या है, अगर इस कैपेसिटेंस को एक कैपेसिटेंस से रिप्लेस करते हैं ताकि बैटरी की चार्ज सेम जाए तो इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कंसेप्ट टू एंड फ्रो, इफ एंड ओनली इफ, जाने का रास्ता और आने का रास्ता, उसका मतलब क्या है। तो इस पूरे कैपेसिटेंस नेटवर्क को अगर एक कैपेसिटेंस रिप्लेस करें, बैटरी के थ्रू सेम चार्ज फ्लो करेगा तो उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए इस कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका दूसरा मतलब ये है, अगर इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिप्लेस किया जाए तो बैटरी के थ्रू चार्ज सेम फ्लो करेगा। अगर बैटरी के थ्रू चार्ज सेम आता है तो उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो इसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे तो बैटरी के थ्रू चार्ज सेम जाना चाहिए, यानी कि इस साइड को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिप्लेस करें तो बैटरी के थ्रू चार्ज सेम फ्लो होगा। चलो अब कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं सीरीज और पैरेलल को लेके, कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं। तो अभी हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं कैपेसिटर का, जिसमें सर्किट शुरू में स्टेडी स्टेट में है, उसमें की लगी है, की को प्रेस करेंगे, सर्किट डिस्टर्ब होगा, फिर से स्टेडी स्टेट में आएगा। तो उसमें से जब भी सर्किट ट्रांजिएंट स्टेट से स्टेडी स्टेट में आता है, किसी पास से चार्ज कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, तो हम ये एग्जांपल लेते हैं, फाइंड चार्ज फ्लोइंग
through the key after the key is pressed. ये एक 10 वोल्ट की आयन बैटरी लेते हैं, ये की है, ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस इनिशियली अनचार्ज था, बैटरी लगने के बाद चार्ज हुआ, ये इनिशियली अनचार्ज था, बैटरी लगने के बाद चार्ज हो गया। इसकी कैपेसिटी लेते हैं 2 माइक्रोफैराड और ये लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी, ये लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी। तो यहाँ पे ये 2 और 3 10 वोल्ट के क्रॉस सीरीज में लगे हुए हैं, ये सर्किट में नहीं है। तो की प्रेस करने के बाद की से कितना चार्ज फ्लो करेगा ये हमें निकालना है। तो हमें काम करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले सर्किट का इनिशियल स्टेडी स्टेट में ये पार्ट सर्किट में नहीं है, ये पार्ट सर्किट में है, ये पार्ट सर्किट में है, ये 10 वोल्ट है और ये 2 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ये पार्ट सर्किट में नहीं है। तो यहाँ पे दोनों पे एक ही चार्ज रहेगा, तो हमें चार्ज निकालना है दोनों पे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियल चार्जेस निकालते हैं। तो यहाँ से चार्ज क्यू फ्लो करेगा, तो इस पे चार्ज क्यू आएगा, इस पे माइनस क्यू आएगा, इस पे क्यू आएगा, इस पे माइनस क्यू आएगा। तो बैटरी तो चार्ज क्यू फ्लो किया तो सब पे क्यू रहेगा। तो एक काम करता हूँ, मुझे हर एक पे चार्ज निकालना है, तो मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का यूज़ करता हूँ। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे इसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे, तो इस साइड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये दोनों सीरीज में 2 कैपेसिटेंस अगर होंगे, 1/C इक्विवेलेंट आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि C इक्विवेलेंट आएगा C1 C2। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 C2 2 × 3/2 प्लस 3, यानी कि 6/5, यानी कितना आ जाएगा 6/5, 6/5 हो जाएगा 1.2 माइक्रोफैराड। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस 1.2 माइक्रोफैराड लगाएंगे, इसके अक्रॉस 1.2 माइक्रोफैराड लगाएंगे, तो बैटरी के थ्रू सेम चार्ज फ्लो करेगा। तो बैटरीज के थ्रू अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाते हैं, चार्ज कितना फ्लो करेगा, Q = CV 1.2 माइक्रोफैराड इंटू 10 वोल्ट, दैट विल बी इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम। तो कितना हो जाएगा, 12 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो 2 और 3 मिला के 1.2 आएगा, 1.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, सर्किट इन फाइनल स्टेडी स्टेट। अब सर्किट को फाइनल स्टेडी स्टेट में करते हैं। फाइनल स्टेडी स्टेट में ये पूरी बैटरी आ जाएगी, यहाँ पे ये पूरी बैटरी आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 माइक्रोफैराड, ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ये आ जाएगी 10 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे भी आ जाएगी 10 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे भी आ जाएगी 10 वोल्ट की बैटरी। ये 3 माइक्रोफैराड है और ये 2 माइक्रोफैराड है। तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाते हैं, यहाँ का पोटेंशियल लेते हैं 0, ये आइडियल बैटरी है, यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा 10 वोल्ट। अब देखते हैं, ये पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो यहाँ का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो इसके क्रॉस, तो यहाँ पे शुरू में चार्ज कितना होगा 12 माइक्रोकूलम, इस पे शुरू में चार्ज कितना होगा 12 माइक्रोकूलम। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव पे +12 आएगा, नेगेटिव पे -12 आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव पे +12 आएगा, यहाँ पे नेगेटिव पे -12 आएगा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा, फाइनल चार्ज आ जाएगा 0। अभी हाई पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे है, अभी हाई पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल पे पोटेंशियल डिफरेंस है 10, तो इसके क्रॉस फाइनल चार्ज आ जाएगा 30 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 30 माइक्रोकूलम। अब देखते हैं की से कितना चार्ज फ्लो करेगा, की से कितना चार्ज फ्लो करेगा। इस पे पहले शुरू में चार्ज था, इस पे पहले शुरू में चार्ज था 12, अब कितना हो गया 30। इस पे शुरू में चार्ज था, इस प्लेट पे चार्ज कहाँ से कहाँ तक चेंज किया, 12 माइक्रो से 30 माइक्रोकूलम पे,
इस प्लेट पे चार्ज कहाँ से चेंज किए, माइक्रोकूलम से 12 माइक्रोकूलम से 30 माइक्रोकूलम तक, यानी कि 18 माइक्रोकूलम आया है। तो यहाँ से कितना आएगा 18 माइक्रोकूलम, यहाँ से कितना जाएगा 18 माइक्रोकूलम। इस प्लेट पे शुरू पे चार्ज प्लस था, इस पे माइनस था, इस पे था 12, अब इस पे कितना हो गया 0, यहाँ पे प्लस था और 0 हो गया। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 12 से 0 पे आया, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 12 से 0 पे आया तो यहाँ पे निकलेगा 12 माइक्रोकूलम, यहाँ से कितना निकलेगा 12 माइक्रोकूलम। इसका मतलब यहाँ से, इसका मतलब चार्ज फ्लोइंग थ्रू की इज 18 प्लस 12 18 प्लस 12 विल बी इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम। तो हम देख सकते हैं की प्रेस करने के बाद इस पास से चार्ज 12 जाएगा, इस पास से पूरा चार्ज 12 जाएगा, यहाँ से 18 जाएगा, यहाँ से 18 जाएगा, तो यहाँ से पूरा कितना जाएगा 30। तो ये रहेगा इसका आंसर, ये रहेगा इसका आंसर। अब हम चौथा एग्जांपल लेते हैं, जिसमें फिर से देखते हैं एक कैपेसिटर सर्किट स्टेडी स्टेट में है, उसमें की प्रेस करेंगे, सिस्टम डिस्टर्ब होगा, फिर से स्टेडी स्टेट में आएगा, की से कितना चार्ज फ्लो करता है। फाइंड द चार्ज flowing through the key after it is pressed। यहाँ पे कैपेसिटेंस लेते हैं 3 माइक्रोफैराड का, यहाँ पे लेते हैं 6 माइक्रोफैराड का, दोनों सीरीज में है। सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो 3 × 6 18 बाई 9, इसका इक्विवेलेंट आएगा 2 माइक्रोफैराड। यहाँ पे इसी सेटअप को उल्टा करके लगा देते हैं, ये ले लेते हैं 6 माइक्रोफैराड और ये ले लेते हैं 3 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे डाल देते हैं 12 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे लगा देते हैं एक की। तो शुरू में ये की ओपन है, तो ये सर्किट का पार्ट नहीं है। बैटरी के क्रॉस एक कॉम्बिनेशन सीरीज में लगा है, दूसरा कॉम्बिनेशन सीरीज में लगा है, इसका इक्विवेलेंट आएगा 2, इसका भी इक्विवेलेंट आएगा 2। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं इनिशियल स्टेडी स्टेट। इनिशियल स्टेडी स्टेट में ये हो गई 12 वोल्ट की बैटरी, ये 3 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड, दूसरा भी पैरेलल में लगा हुआ है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल से 12। तो इसको इक्विवेलेंट से प्लेस करेंगे, बाकी जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका इक्विवेलेंट आएगा 3 × 6 बाई 3 + 6। तो दो कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट जो सीरीज में हो C1 प्लस C2 आता है, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट होगा 3 × 6 बाई 3 + 6, ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो Q आ जाएगा C इक्विवेलेंट × V, तो ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट × V, यानी कि आ जाएगा 2 × 12 24 माइक्रोकूलम। तो इस पे चार्ज होगा 24 प्लस माइक्रोकूलम, इस पे होगा प्लस 24 माइक्रोकूलम प्लस 24 माइक्रोकूलम। तो ये है 6 माइक्रोफैराड और ये है 3 माइक्रोफैराड, इसका भी इक्विवेलेंट 2 आएगा, इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 आएगा, तो 12 × 2 24, इस पे भी चार्ज आएगा प्लस 24 माइक्रोकूलम, इस पे भी आएगा प्लस 24 माइक्रोकूलम। तो हर कैपेसिटर पे यहाँ पे चार्ज है 24 माइक्रोकूलम। इन फाइनल स्टेडी
स्टेट। फाइनल स्टेडी स्टेट में हम देखते हैं ये की जब प्रेस हो जाएगी तो सर्किट बनेगा इस तरह से, सर्किट बनेगा इस तरह से। तो सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे देखते हैं ये आएगा 12 वोल्ट, ये है 3 माइक्रोफैराड, ये है 6 माइक्रोफैराड, ये है 6 माइक्रोफैराड, ये है 3 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में थे, ये दोनों सीरीज में थे, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन पैरेलल में थे। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ये और ये पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में, तो कॉम्बिनेशन किस में आएगा? सीरीज में। तो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा, इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा 3 और 6 का इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में रहेंगे, अगर पैरेलल में रहेंगे तो इसको इक्विवेलेंट से चेंज करेंगे तो बाकी सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 और 6 पैरेलल में मिला के 9 आएगा, 3 और 6 पैरेलल में मिला के 9 आएगा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अगर इक्विवेलेंट से प्लेस करते हैं, अगर इक्विवेलेंट से प्लेस करते हैं ये 3 और 6 मिला के आएगा 9। इस पॉइंट को ए लिखते हैं, इस पॉइंट को बी लिखते हैं, तो इनको इक्विवेलेंट से प्लेस करेंगे, बाकी ए और बी में कोई अंतर नहीं आएगा। इनको इक्विवेलेंट से प्लेस करेंगे, बी और सी में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये पॉइंट रहेगा ए, ये पॉइंट रहेगा बी, यहाँ पे भी आएगा ये 12 वोल्ट, यहाँ पे भी आएगा 9 माइक्रोफैराड और ये पॉइंट रहेगा सी। तो ए और बी के बीच में लगेगा 9 माइक्रोफैराड, बी और सी के बीच में लगेगा। तो इसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे तो बाकी कुछ चेंज नहीं आएगा, यानी कि ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। इसको इक्विवेलेंट से चेंज करेंगे तो बाकी सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा, बी और सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये भी 9, ये भी 9, दोनों सीरीज में, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 आएगा, इसके क्रॉस 6 आएगा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 6 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 6 वोल्ट। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, इसके क्रॉस 6 वोल्ट। तो इस पे चार्ज आएगा 3 × 6 प्लस 18 माइक्रोकूलम। इस पे आएगा 6 × 6 36 माइक्रोकूलम। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 6, तो 6 × 6 ये आएगा 36 माइक्रोकूलम। इस पे आएगा प्लस 18 माइक्रोकूलम। तो अब हमें देखना है की से कितना चार्ज किया, की से कितना चार्ज किया। तो इस प्लेट पे पहले 24 था, 24 से हुआ 18, 24 से हुआ 18, 24 से हुआ 18, यानी कि यहाँ से निकला 6 माइक्रोकूलम, यानी कि यहाँ से निकला 6 माइक्रोकूलम। इस पे 24 था पहले, इस पे 24 माइक्रोकूलम था, 24 से हो गया 36, 24 से हो गया 36, यानी कि 6 6 12, यहाँ पे गया 12 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे आया 12 माइक्रोकूलम। तो इस पे देखते हैं, इस पे 24 था, अब कितना हो गया 36, 24 6 30, 6 6, तो इस पे आ गया, यहाँ से आया 12 माइक्रोकूलम। तो इससे गया 6, क्योंकि यहाँ से 6 निकला है, 24 से 18, 24 से 18 यानी कि 6 कम हुआ है, तो 6 ऐसे निकलेगा, तो 6 ऐसे जाएगा, यहाँ पे 12 ऐसे आया, तो यहाँ से कितना जाएगा 18 माइक्रोकूलम, 6 ऐसे गया और 12 ऐसे गया। तो इसका मतलब की से कितना जाएगा, की से जाएगा, आंसर आएगा 18 माइक्रोकूलम। तो कभी भी हमें देखना होता है सर्किट को किसी स्टेडी स्टेट में है, उसको डिस्टर्ब करेंगे, फिर से स्टेडी स्टेट में आएगा, तो हर पास से कितना चार्ज जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हर कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज निकालना होता है, हर कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज निकालना होता है। जैसे इस पे 24 है, अब 18 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से 6 निकला है, तो 6 ऐसे निकलेगा, 6 ऐसे निकलेगा। इस पे 24 है, 36 हो गया, यानी कि 12 ऐसे आया और 12 ऐसे निकला। तो उस तरह से हम हर कैपेसिटर के हर ब्रांच में देख सकते हैं कितना कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से 6 ऐसे निकला, 12 ऐसे आया, इसका मतलब 18 ऐसे गया। तो की में कितना चार्ज फ्लो करेगा, 18 माइक्रोकूलम टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कुछ कैपेसिटर सिस्टम्स है पर बैटरी नहीं है, जिसमें कुछ कैपेसिटर सिस्टम है वो सिंगल लूप का लेते हैं। तो जिसमें सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, चार्ज कितना फ्लो करेगा, चार्ज कितना फ्लो करेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, अभी इसका तीसरा यानी कि 5वां एग्जांपल लेते हैं।
जिसमें सर्किट में एक कैपेसिटेंस ऐड करेंगे और देखेंगे हर पाथ से कितना चार्ज फ्लो करता है, हर पाथ से कितना चार्ज फ्लो करता है। Find the charge flowing through conducting wires after the key is pressed। एक कैपेसिटेंस यहाँ पे लेते हैं 3 माइक्रोफैराड का, इस पे चार्ज देते हैं 60 माइक्रोकूलम, इस पे पहले से है -60 माइक्रोकूलम। ये कैपेसिटेंस लेते हैं 6 माइक्रोफैराड का, ये 6 लेते हैं, इस पे चार्ज देते हैं +180 माइक्रोकूलम, इस पे -180 माइक्रोकूलम। यहाँ पे कैपेसिटेंस रखते हैं 2 माइक्रोफैराड का, ये की रखते हैं। दिस इज इनिशियली अनचार्ज्ड, इस कैपेसिटेंस को रखते हैं इनिशियली अनचार्ज्ड। तो यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज +60 माइक्रोकूलम, नीचे पे माइनस। ये 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज +180 माइक्रोकूलम, नीचे पे -180 माइक्रोकूलम। ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है जो इनिशियली अनचार्ज्ड है। ये है की के। तो हमें निकालना है जब की को प्रेस करेंगे, जब की को हम प्रेस करेंगे तो इस पास से कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो अपन एक चीज़ देखते हैं, जैसे की को प्रेस करेंगे अब कैपेसिटेंस पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए, इस कैपेसिटेंस पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए, इस पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे +0 -0, ये +0 ये -0। तो देखते हैं जब भी चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि इस पे नेट 0 होना चाहिए हमेशा, यहाँ से जितना चार्ज आएगा यहाँ से उतना निकलेगा। इस पे नेट 0 होना चाहिए, यहाँ से जितना आएगा उतना निकलेगा। इस पे नेट 0 होना चाहिए, यहाँ से जितना आएगा उतना निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से जितना चार्ज आएगा पूरा ही ऐसे करके फ्लो करेगा। तो अपन इस तरह से ले लेते हैं, by the time steady state is achieved, let Q charge flow through the loop। तो की बंद हो गई है, लेट क्यू चार्ज फ्लो थ्रू क्यू। तो ये तो हो गया 3 माइक्रोफैराड का, ये हो गया 6 माइक्रोफैराड का, ये हो गया 2 माइक्रोफैराड का, ये हो गया 2 माइक्रोफैराड का। तो अगर यहाँ से क्यू चार्ज निकला है तो इस पे 60 था, इससे क्यू निकलेगा तो इस पे आ जाएगा 60 माइनस क्यू इस प्लेट पे, तो नीचे पे नेगेटिव होगा। इस पे कोई चार्ज नहीं था, क्यू ऐसे फ्लो किया तो यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ से क्यू निकलेगा। तो ऊपर पे पॉजिटिव था तो 60 से क्यू निकलेगा तो 60 माइनस क्यू होगा। अब यहाँ पे 0 चार्ज था तो इसमें क्यू आएगा तो इस प्लेट पे चार्ज आ जाएगा क्यू, यहाँ से क्यू निकलेगा। इस पे 180 है, क्यू आएगा तो इस पे हो जाएगा 180 प्लस क्यू। तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव है नीचे उतना नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं -60 माइनस क्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं -180 प्लस क्यू। ये सारे माइक्रोकूलम्स में
यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस क्यू। तो वे काम करते हैं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से ले और वहाँ से ले सेम आना चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेते हैं, ये पोटेंशियल माइनस ये चार्ज बाई सी, तो आएगा 60 माइनस क्यू बाई, तो Q इज इक्वल टू सी वी। Q इज इक्वल टू सी वी होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा Q बाई सी। ये पोटेंशियल माइनस ये चार्ज बाई सी आएगा, ये पोटेंशियल माइनस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक का वर्क, वो आएगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक का वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे, इस पास तो आएगा ये पोटेंशियल माइनस ये प्लस ये माइनस ये पोटेंशियल माइनस ये आएगा Q बाई 2, ये पोटेंशियल माइनस ये चार्ज बाई सी, प्लस ये पोटेंशियल माइनस ये चार्ज बाई सी, प्लस 180 प्लस Q बाई 6। अब एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इसको करते हैं 2 से, तो नीचे 6 सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, नीचे को भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, नीचे को भी मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 6 सारे कट जाएंगे। तो इसका मतलब 120 माइनस 2Q विल बी इक्वल टू 3Q प्लस 180 प्लस Q, तो ये आ जाएगा 4Q। तो इसे कर देते हैं 6Q, ये आ गया 3Q, ये आ गया Q, 4Q प्लस 2Q 6Q। तो ये 120 इधर लाते 180, तो 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 माइनस 180, तो ये आ जाएगा माइनस 60। तो इसका मतलब Q आ जाएगा माइनस 10 माइक्रोकूलम, Q आ जाएगा माइनस 10 माइक्रोकूलम। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये पोटेंशियल माइनस ये 60 माइनस Q बाई 3 आएगा, ये पोटेंशियल माइनस ये Q बाई 2 प्लस ये पोटेंशियल माइनस ये 180 प्लस Q बाई 6। तो क्योंकि 3 2 6 एलसीएम 6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2 से 6 6 6, यहाँ पे 3 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 120 माइनस QQ, ये आ जाएगा 3Q, ये आ जाएगा 180 प्लस Q, तो 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6, 180 माइनस, तो ये आ गया 6Q इज इक्वल टू माइनस 60, तो Q आ गया माइनस 10। इसका मतलब चार्ज कैसे फ्लो किया है, इस तरह से फ्लो किया है, माइनस का मतलब इस डायरेक्शन के उल्टा। कितना चार्ज फ्लो किया, 10 माइक्रोकूलम, हेंस चार्ज flowing is 10 microcoulomb in what sense, this sense। अभी हम कैपेसिटेंस का दूसरा पार्ट देखते हैं। कैपेसिटेंस को जब भी चार्ज किया जाता है, इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू सी वी। अब जब भी इस इक्वेशन को यूज़ करना है, एक और इक्वेशन होती है पोटेंशियल जी ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ Q इंटू वी। तो ये जब भी फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया जाएगा तो V वेरिएबल है, Q भी वेरिएबल है। अब इस इक्वेशन में अगर कैपेसिटेंस को फिक्स्ड रखें तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। तो जब भी इस इक्वेशन को यूज़ किया जाता है तो हम जनरली दो केसेस देखते हैं कि अगर कैपेसिटेंस में कोई परिवर्तन किया जाए, अगर कैपेसिटेंस में परिवर्तन किया जाए एट कांस्टेंट चार्ज एंड एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, हाउ विल द following parameters change when separation of plates of capacitor is changed। तो ये कैपेसिटर की प्लेट्स के डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, या तो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। हमें देखना है कैपेसिटर के साथ कुछ क्वांटिटीज़ कैसे चेंज करती है अंडर टू कंडीशंस। तो पहले एग्जांपल में देखते हैं,
at constant, will how will the following parameters change when separation of the plates of capacitor is changed at first constant charge, second constant potential difference. Quantities हैं parameters are electric field inside capacitor, second potential energy of कैपेसिटर। तो पहला केस लेते हैं सॉल्यूशन का। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, तो पहले केस में उसको कांस्टेंट चार्ज पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं एट कांस्टेंट चार्ज पे रखने के लिए बैटरी हटानी पड़ेगी, इसको आइसोलेटेड रखना पड़ेगा। इस पे चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, इस पे लेते हैं माइनस क्यू। ये है कैपेसिटेंस। प्लेट का एरिया ए लेते हैं, डिस्टेंस डी लेते हैं, तो कैपेसिटेंस आएगी ए एप्सिलॉन बाय डी। तो यहाँ पे हम देखते हैं इफ सेपरेशन इज इंक्रीज्ड, यानी कि इस सेपरेशन को हम अगर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट चार्ज पे चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो प्लेट्स के सेपरेशन को हल्का इंक्रीज करें, हल्का डिक्रीज करें। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्यू चार्ज से, क्यू बाई ए एप्स नॉट। ऊपर के सरफेस पे जीरो चार्ज, यहाँ पे जीरो, अंदर के सरफेस पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। तो यहाँ पे कितनी लाइन्स फोर्स आएंगी, क्यू बाई ए एप्स नॉट। तो यहाँ पे कितनी लाइन्स ऑफ फोर्सेस आएंगी, क्यू बाई एप्स नॉट। पर यूनिट एरिया आएंगी क्यू बाई ए एप्स नॉट। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्यू बाई ए एप्स नॉट। प्लेट का एरिया ए है, तो इनके प्लेट सेपरेशन को स्लाइटली इंक्रीज करेंगे, स्लाइटली डिक्रीज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट चार्ज पे इनके सेपरेशन को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो अगर सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी। तो सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो वी क्या करेगा, वी इंक्रीज करेगा, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट चार्ज पे अगर सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, अगर सेपरेशन को डिक्रीज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं इफ द सेपरेशन इज इंक्रीज्ड चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आएगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या देखना है पैरामीटर सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेपरेशन इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे जब भी पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, अब हमें इन एक्सप्रेशंस में से पोटेंशियल एनर्जी के कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना है। तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं पोटेंशियल एनर्जी में, क्यू और सी, ये सी और बी, ये क्यू और बी। तो अगर चार्ज कांस्टेंट है तो हमें ये वाला पैरामीटर ये यूज़ करना चाहिए, तो हमें ये यूज़ करना चाहिए अगर चार्ज कांस्टेंट है, क्योंकि अगर ये यूज़ करेंगे इसमें प्रॉब्लम आएगी। अगर कांस्टेंट चार्ज पे इसको बढ़ाएंगे तो वी इंक्रीज करेगा और सी डिक्रीज करेगा, वी इंक्रीज करेगा सी डिक्रीज करेगा, हमें पता नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो अगर सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, डिक्रीज, ए कांस्टेंट है। तो सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लेंगे क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो कैपेसिटेंस अगर कम होगा, चार्ज कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इंक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इंक्रीज, और पोटेंशियल क्या करेगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे देखते हैं अगर ये कांस्टेंट चार्ज पे है, तो इंक्रीज करने से
इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E इंटू डी। तो डी बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। बट हमें पोटेंशियल एनर्जी देखनी है तो बेटर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, Q स्क्वायर बाई 2C। तो यहाँ पे जब भी दो चीज़ें हैं तो हमें वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। चार्ज कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। अभी हम यहाँ पे देखते हैं हाउ इज द फॉलोइंग चेंज। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं हम, सेकेंड पार्ट देखते हैं एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर कैपेसिटेंस को रखा जाए तो एक बैटरी लगा देते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस C है, ये एरिया A है और इंटरप्लेट सेपरेशन है D, इंटरप्लेट सेपरेशन है D। तो यहाँ पे देखते हैं अगर सेपरेशन इंक्रीज करेंगे इफ सेपरेशन D इज इंक्रीज्ड, अगर सेपरेशन D को हम इंक्रीज करते हैं, सेपरेशन D को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखेगा सेपरेशन D को इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है A एप्सिलॉन बाई D। सेपरेशन को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, कैपेसिटेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और यहाँ पे ये देखना है क्योंकि बैटरी लगी हुई है, सेपरेशन इंक्रीज करे डिक्रीज करे, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E इंटू डी, E इंटू डी V आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा V बाई डी। तो अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन यूज करना चाहिए, V कांस्टेंट रहेगा, सेपरेशन इंक्रीज करेंगे, सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज। तो पिछले केस में कांस्टेंट चार्ज पे सेपरेशन इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रह रही थी, यहाँ पे सेपरेशन इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है। अब पोटेंशियल जी का एक्सप्रेशन देखते हैं, अब पोटेंशियल जी का एक्सप्रेशन देखते हैं, अब यहाँ पे पोटेंशियल जी का एक्सप्रेशन देखते हैं। तो पोटेंशियल जी के एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए, Q स्क्वायर बाई 2C। तो V कांस्टेंट है, Q इज इक्वल टू CV है, तो V कांस्टेंट है, C को चेंज करेंगे तो Q भी चेंज करेगा। तो इस एक्सप्रेशन में Q और C दोनों चेंज करेंगे। तो अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, हाफ CV स्क्वायर। तो ध्यान रहे हमें किस कंडीशन में कौन से फॉर्मूला यूज़ करना है। जो एग्जांपल कैसे लिया है, कांस्टेंट चार्ज पे, कांस्टेंट चार्ज पे पोटेंशियल जी का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, Q स्क्वायर बाई 2C। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि V कांस्टेंट रहेगा, D इंक्रीज करने से, D इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। पिछले केस में देखा था कांस्टेंट चार्ज पे सेपरेशन इंक्रीज करेंगे, सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल जी इंक्रीज करेगी। सेपरेशन इंक्रीज करने से पोटेंशियल जी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे सेपरेशन इंक्रीज करने से, यहाँ पे सेपरेशन इंक्रीज करने से पोटेंशियल जी डिक्रीज कर रही है। तो जब भी हम किसी कैपेसिटेंस की प्लेट्स के सेपरेशन को चेंज करते हैं, कैपेसिटेंस की प्लेट को सेपरेशन को चेंज करते हैं, हमें कोई भी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है कि पोटेंशियल इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। हमें कंडीशन देखनी है, हमें कंडीशन देखनी है कैपेसिटेंस कांस्टेंट चार्ज पे है या कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे है। तो कभी भी किसी कैपेसिटेंस के साथ छेड़छाड़ की जाए, उसकी सेपरेशन इंक्रीज की जाए या सेपरेशन डिक्रीज की जाए, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो स्टोर्ड है वो कैसे चेंज करेगी। इसके लिए देखना जरूरी है कि कैपेसिटर कांस्टेंट चार्ज पे है आइसोलेटेड या कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं किसी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। किसी भी कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने लास्ट एग्जांपल लिया था, एक कैपेसिटर को सेपरेशन को इंक्रीज किया था, देखा था अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर पोटेंशियल जी कैसे चेंज करती है। तो इसमें हमने ध्यान रखा था कि पोटेंशियल जी का एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ Q इंटू वी है, पोटेंशियल जी का एक्सप्रेशन हाफ Q इंटू वी है।
पोटेंशियल का एक्सप्रेशन U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू वी भी है, Q स्केयर बाई 2CB है और हाफ CV स्केयर भी है। तो कांस्टेंट चार्ज पे अगर कैपेसिटेंस है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे तो ये वाला यूज़ करना है। तो कैपेसिटेंस में कुछ भी चेंज की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कैपेसिटेंस कांस्टेंट चार्ज पे है या कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे है। तो अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। कैपेसिटेंस पिछली बार तो हमने चेंज किया था सेपरेशन इंक्रीज करके, इस बार एक काम करते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कैपेसिटेंस को चेंज करेंगे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करके, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करके। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हाउ डू फॉलोइंग parameters of a capacitor filled with air or vacuum. When we say filled, it can't be vacuum actually, so take it to the face value. तो एक कैपेसिटर में जिसमें एयर है, हाउ डू फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ ए कैपेसिटर फिल्ड विद एयर वैक्यूम चेंज व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज completely inserted inside at first capacitor is at constant charge. Second, capacitance is at constant potential difference. Parameters: electric field, second potential energy of capacitor. तो हमें काम करना है, हमारे पास एक कैपेसिटर है, प्लेट का एरिया लेते हैं A, ये डिस्टेंस लेते हैं D, कैपेसिटेंस आएगी A एप्सिलॉन बाई D। अब इसके अंदर डायरेक्टली इंड्यूस करेंगे, देखेंगे अंदर इलेक्ट्रिक कैसे चेंज करती है, डायरेक्टली इंड्यूस करने के बाद अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज करती है, किन कंडीशंस पे। फर्स्ट, एट कांस्टेंट चार्ज। तो एक कैपेसिटेंस लेते हैं आइसोलेटेड, इस पे चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, इस पे लेते हैं माइनस क्यू, इस पे लेते हैं माइनस क्यू। ये इनिशियल स्टेट है, प्लेट एरिया लेते हैं ए और ये डिस्टेंस लेते हैं डी। तो यहाँ पे ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ऊपर चार्ज जीरो रहेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा, नीचे प्लस क्यू रहेगा, यहाँ पे माइनस क्यू रहेगा। तो अंदर जो लाइन ऑफ फोर्स आएंगी यहाँ से निकलेंगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पर यूनिट एरिया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और पोटेंशियल लेनी है, क्योंकि चार्ज इस पर कांस्टेंट पर रखेंगे, तो पोटेंशियल लेनी है, तो लिखिए क्यू स्केयर बाई 2c। ये c कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं जिसका कांस्टेंट है के। प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, ये एरिया ए है, सेपरेशन हमने बिल्कुल सेम रखी हुई है। तो अब नई कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, नई कैपेसिटेंस आ जाएगी ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाला है, डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक से क्या होगा, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, 1/k टाइम्स हो जाएगी।
तो अब न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, अब न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी Q बाई ए के एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। अब देखते हैं ये पोटेंशियल जी का क्या एक्सप्रेशन आएगा। पोटेंशियल जी का लिखने के लिए एक्सप्रेशन हमें क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर बाई 2C डैश। तो डायरेक्ट्रिक इंटरसेप्ट करने के बाद चार्ज तो कांस्टेंट रह रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रही है, तो पोटेंशियल जी क्या करेगी, डिक्रीज। इसका मतलब अगर कांस्टेंट चार्ज पे है, डायरेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, तो अब ये दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। सेकेंड, एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक काम करते हैं, ये कैपेसिटेंस लेते हैं, प्लेट एरिया ए, ये डिस्टेंस डी, यहाँ पे मैंने एक बैटरी डाल दी है जिसका EMF है V। तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी V बाई डी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E इंटू डी। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के बाद यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स पड़ेगी E, तो वर्क डन आएगा E इंटू डी। और यहाँ पे पोटेंशियल जी आ जाएगी हाफ C स्क्वायर इनिशियली। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट देखते हैं, अब एक काम करते हैं, आफ्टर dielectric is inserted। अभी बैटरी का EMF V है, इस कैपेसिटेंस के अंदर ये प्लेट एरिया A, ये डिस्टेंस D, और अंदर एक डायलेक्ट्रिक डाल दिया है जिसका कांस्टेंट है K। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E डैश, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश है, तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश है, अब डायरेक्ट डालने के बाद हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक में शायद कुछ बदलाव आ गया हो, तो अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश है तो लाइन से फोर्स इस तरह से आएंगे, डायरेक्ट कांस्टेंट K है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, उसमें फोर्स पड़ेगी E डैश, वर्क डन आएगा E डैश इंटू डी, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कितनी होगी, V बाई डी। तो इसका मतलब अगर कैपेसिटर के अंदर डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, कैपेसिटर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगी। कांस्टेंट चार्ज पे है, डायरेक्ट्रिक डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 1/k टाइम्स। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे है, डायरेक्ट्रिक डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। अब यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हाफ, नई कैपेसिटेंस आ जाएगी, तो K डालने के बाद नई कैपेसिटेंस जो भी आएगी C डैश आ जाएगा A K एप्सिलॉन बाई डी। तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी में डायरेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो U विल इंक्रीज। तो यहाँ पे हमने देखा था कांस्टेंट चार्ज पे
अगर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे तो इलेक्ट्रिक भी कम होती है, इलेक्ट्रिक भी कम होती है, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ेगा, चार्ज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल कम होगी। तो कांस्टेंट चार्ज पे डायरेक्टली इंड्यूस करने से इलेक्ट्रिक भी कम हो जाएगी और पोटेंशियल भी कम हो जाएगी। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, रिमेन्स सेम एज बिफोर। और पोटेंशियल जी क्या करेगी, पोटेंशियल जी होगी हाफ सी डैश वी स्क्वायर, नए कैपेसिटेंस को सी डैश लेते हैं तो सी डैश कितना हो जाएगा, पहले से के टाइम्स, तो सी डैश तो बढ़ेगा, वी तो सेम रहेगा, तो पोटेंशियल जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, हम कभी भी किसी कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं तो चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जी कैसे चेंज करेगी, ये देखने के लिए हमें देखना जरूरी है कि कैपेसिटेंस पे जो भी बदलाव आया है, जो भी बदलाव आया है वो कांस्टेंट चार्ज पे आया है या कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे आया है। तो पिछले एग्जांपल में हमने देखा था एक कैपेसिटर में डायरेक्टली डालते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदलती है, कांस्टेंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही थी, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे सेम रह रही थी। अब हम एक दूसरा काम करते हैं, एक पैरेलल कैपेसिटर लेते हैं, एरिया ए, दोनों बीच में डिस्टेंस डी, एक बार उसको कांस्टेंट चार्ज पे रखते हैं, एक बार कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे। अब क्या करते हैं, कैपेसिटेंस चेंज करने के लिए जैसे कि हम बार बार करके देख रहे हैं, आधे में डायरेक्ट्रिक फील करते हैं और देखते हैं आधे रीजन में वैक्यूम रहेगा, आधे में डायरेक्ट्रिक, तो दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक क्या क्या रहेगी एट कांस्टेंट चार्ज एंड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं, half the volume of capacitor is filled with dielectric of constant K. Find electric field in both air and dielectric region if first capacitor is at constant charge, second capacitance is at constant potential difference। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, हमारे पास एक कैपेसिटर है, प्लेट एरिया है A और ये डिस्टेंस है D। आधे रीजन को डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K के स्लैब से भर रखा है। ये रीजन हम लेते हैं 1, ये रीजन हम लेते हैं 1 और ये रीजन लेते हैं 2। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 एंड 2, फर्स्ट एट कांस्टेंट चार्ज, सेकेंड एट कांस्टेंट PD। तो हम पहला लेते हैं एट कांस्टेंट चार्ज। तो हमारे पास एक पैराप्लेट कैपेसिटर है, ये एरिया है A, ये डिस्टेंस है D, ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज प्लस Q है, नीचे वाली पे माइनस Q है। आधे रीजन में हम डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाल देते हैं। तो ये एयर के साथ जो मेटल प्लेट है उसका एरिया है A/2, डाइलेक्ट्रिक के साथ जो मेटल प्लेट है उसका एरिया भी है A/2, उसका एरिया भी है A/2। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर इज आइसोलेटेड। अब हमें ऐसा फील होगा जहाँ पे एयर होती है वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जहाँ पे डायरेक्टली डालेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम देखना शुरू करते हैं, क्योंकि ये मेटल प्लेट है, ये सारी सेम पोटेंशियल पे रहेगी, क्योंकि ये मेटल प्लेट है ये सारी सेम पोटेंशियल पे रहेगी। ये पॉजिटिव चार्ज है हायर पोटेंशियल पे, लोअर है नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो हम यहाँ पे
देखते हैं, तो इसको रीजन लेते हैं 1, इसको रीजन लेते हैं 2, यहाँ का डायरेक्टिव कांस्टेंट k है और यहाँ पे एयर या वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। तो एक काम करते हैं, ये मेटल प्लेट है, तो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 and 2 बी E1 and E2। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E2। अब क्योंकि ये सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे हैं, ये हायर है, ये सारे पॉइंट्स लोअर पोटेंशियल पे हैं पर सेम है, तो यहाँ के पोटेंशियल को, इस प्लेट के पोटेंशियल को जीरो लेते हैं, इस पोटेंशियल के प्लेट के पोटेंशियल को भी लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाते हैं। ये सारे एक कंडक्टिंग प्लेट है, हर पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो लेते हैं, यहाँ पे हर पॉइंट के पोटेंशियल को भी लेते हैं। अब एक काम करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से करते हैं, सेम आना चाहिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल भी हैं, ये सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल जीरो है, तो ये पोटेंशियल माइनस ये v माइनस जीरो, ये पोटेंशियल माइनस ये v माइनस जीरो। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ से कितना आएगा E1 इंटू डी, यहाँ से कितना आएगा E2 इंटू डी। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2। तो इन दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इन दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये प्लेट, इस पूरे को हम ऐसे करके दो भाग में काट देते हैं, ऐसे करके हम दो भाग में काट देते हैं। इसमें पूरा डाइलेक्ट्रिक आ गया, इसमें पूरा डाइलेक्ट्रिक आ गया, ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है। अब ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये कैपेसिटर आएगा, ये कैपेसिटर आएगा, दोनों कैपेसिटर की प्लेट के बीच में सेपरेशन आएगी d, इसका एरिया आएगा a/2, इसका एरिया आएगा a/2। अब क्योंकि इसके क्रॉस पीडी, इसके क्रॉस पीडी सेम है, इनका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, इनका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इस प्लेट पे हम चार्ज ले लेते हैं Q1, इस प्लेट पे चार्ज ले लेते हैं Q1 और इस प्लेट पे चार्ज ले लेते हैं Q2, इस प्लेट पे चार्ज ले लेते हैं Q2। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, Q इज इक्वल टू CV से, Q इज इक्वल टू CV से V कितना आएगा, Q/C। तो पहले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा Q1/C, तो ये आ जाएगा Q1/C। तो इसका C कितना आएगा, अंदर एयर है, a/2 एप्सिलॉन d ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा Q2/a/2 डाइलेक्ट्रिक है, जिसका कांस्टेंट है K एप्सिलॉन/d। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हम यहाँ पे एक बात देख सकते हैं, Q1:Q2, Q1:Q2 किस रेशियो में आएगा, बाकी सब कटेंगे, Q1:Q2 किस रेशियो में आएगा, दिस विल बी रेशियो ऑफ 1:K। अब हमें पता है, अब हमें यहाँ पे ये पता है, इस प्लेट पे ओरिजिनल चार्ज Q है, तो Q1 प्लस Q2 आएगा Q के बराबर, Q1 प्लस Q2 आएगा Q के बराबर, Q1 प्लस Q2 आएगा Q के बराबर, और Q1:Q2 आएगा 1:K के बराबर। तो इसका मतलब Q2 ज़्यादा है और Q1 कम है। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो Q दो भाग में बटेगा 1:K, तो Q1 आएगा 1/1 प्लस K इंटू Q, Q2 आएगा K/1 प्लस K इंटू Q। अब हम यहाँ से सीधा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, यहाँ से हम सीधा पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डाल के निकाल सकते हैं, दोनों साइड से सेम ही आएगा। तो दोनों प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, दोनों प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ये आ जाएगा Q1 की जगह डालेंगे 1/1 प्लस K इंटू Q, ये आ गया Q1 इंटू D बाई a/2
एप्सिलॉन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो यहाँ पे हमने पहले देखा हुआ है E1 इज इक्वल टू E2। यहाँ पे हमने देखा हुआ है E1 इज इक्वल टू E2 विल बी इक्वल टू V बाई डी। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ये 2 आएगा ऊपर, 2 आएगा ऊपर, 2Q बाई 1 प्लस के इंटू ए एप्सिलॉन। इस डी को हम नीचे खींच के ले जाते हैं तो V बाई डी आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका सेकंड केस देखते हैं तो दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देती है। हम क्या करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं इस सारे का पोटेंशियल V, इस सारे का पोटेंशियल 0। तो ये सारे सेम पोटेंशियल पे, सारे सेम पोटेंशियल पे पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं V। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मानते हैं, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मानते हैं। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे E1 इंटू डी आएगा, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे E इंटू डी आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इसका मतलब E1 E2 सेम है। अब हमें इस प्लेट पे कितना चार्ज है, इस प्लेट पे कितना चार्ज है वो देखना है। ये आधी प्लेट है, ये आधी प्लेट है। तो यहाँ से काट देते हैं, ये कैपेसिटर बनेगा, ये एक बनेगा। ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है। इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो ये दोनों किस में लगेंगे, क्योंकि ये और ये सेम पोटेंशियल पे, ये पैरेलल में लगेंगे। तो इसका एरिया बाई 2, इसका एरिया बाई 2। इस पे चार्ज Q1 मान लेते हैं, इस पे चार्ज Q2 मान लेते हैं। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आएगा। तो ये V कितना आएगा, ये V कितना आएगा, Q इज इक्वल टू CV होगा। तो V कितना आएगा, Q बाई C, तो Q1 बाई C। इसका मेटल प्लेट एरिया A बाई 2 एप्सिलॉन टू D। इसका मेटल प्लेट एरिया A बाई 2 और द डायरेक्टर का K एप्सिलॉन बाई D। तो यहाँ पे हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम Q1 बाई Q2 लेंगे, बाकी सब कट जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे K आएगा। तो इसका मतलब Q1 इज टू Q2, 1 इज टू K रीजन में आएगा। तो इसका मतलब इस रीजन में जितना भी चार्ज है, इस रीजन में चार्ज है K टाइम्स, इस प्लेट पे जितना भी चार्ज है, इस पे चार्ज है K टाइम्स। तो अब यहाँ से काम कर लेते हैं, यहाँ से काम कर लेते हैं। तो Q1 प्लस Q2 Q आएगा और Q1 रेशियो Q2 1 इज टू K आएगा। तो Q1 कितना आएगा, 1 बाई 1 प्लस K इंटू Q2 इतना आएगा K बाई। तो यहाँ से हम V वापस निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वापस निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन यहाँ पे है। तो Q1 की वैल्यू यहाँ से हम इसमें डालते हैं। तो Q1 की वैल्यू डालने से V की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें पता है E1 इज इक्वल टू E2 V बाई डी आएगा। D को नीचे लेके जाएंगे तो ये 1 प्लस K, 1 बाई 1 प्लस K, ये आएगा Q, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा A एप्सिलॉन। तो दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आएगी। अब एक काम करते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। एट कांस्टेंट PD, ये हमारे पास मेटल प्लेट 2 है, बीच में एक डायलेक्ट्रिक डाल दिया है जिसका कांस्टेंट है K। ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है, ये डिस्टेंस है D। तो एक काम करते हैं, इसको रखते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V पे। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल को 0 लेते हैं, इसको V लेते हैं। तो इस प्लेट का पोटेंशियल पूरे का V आएगा, इस प्लेट का पोटेंशियल आएगा 0। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अपन एक काम करते हैं, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं E1, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं E2। यहाँ पे एयर है और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E1 इंटू डी, ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E2 इंटू डी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है E1 इज इक्वल टू E2 विल बी इक्वल टू V बाई डी, विल बी इक्वल टू V बाई डी। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर एयर और डाल रखा है, हमें लगता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, पर दोनों केस में देखते हैं इलेक्ट्रिक बराबर है, पर दोनों केस में देखते हैं इलेक्ट्रिक बराबर है।